वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी में आज सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज में करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें शामिल होंगे फरवरी 2021 के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है इस परीक्षा के लिए। विज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था, पर्यावरण और करंट अफेयर्स, इन चारों विषय के प्रैक्टिस सेट हमने अपने इस चैनल पर करवाए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बना दी गई चैनल पर, आप देख सकते हैं। और इन प्रैक्टिस सेट में एक एक क्वेश्चन के साथ कई सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, बहुत समय देकर के तैयार किया है, ताकि आपकी परीक्षा की जो तैयारी है वो मुकम्मल रहे, पूरी रहे, कोई भी क्वेश्चन छूटने के चांस ना रहे आपकी परीक्षा में। इसलिए इनको जरूर देखिए। जिनके पहले छूटे हुए हैं वो भी देख लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से इनके लिंक मिल जाएंगे, और साथ ही जो पीडीएफ्स आप देखते हैं जिन पर ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करेंगे टारगेट सरकारी नौकरी, सेम लोगो जो चैनल का है वही लोगो वहां पर है। उसमें 19,500 स्टूडेंट्स ऑलरेडी शामिल हैं, वहां उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पीडीएफ्स आपको लिंक्स अवेलेबल रहेंगे हमेशा। साथ ही उनसे भी रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और फाइनली वीडियो को कीजिए लाइक, और शुरुआत करते हैं हम। आज का पहला सवाल कुछ इस तरह से है। हाल ही में सुंदरवन के पक्षियों के संबंध में प्रकाशित ZSI की रिपोर्ट के अनुसार वहां वर्तमान में पक्षियों की कितनी प्रजातियां निवास करती है। यहां पर दो शब्द हैं, एक तो सुंदरवन और एक ZSI। इन पर बनते हैं परीक्षा में काफी क्वेश्चंस, इनको देखते हैं। पहले सबसे पहले बात करेंगे सुंदरवन है कहां पर और ये है क्या चीज। सुंदरवन की हम बात करें तो सुंदरवन भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ एक दलदलीय वन क्षेत्र है। यहां पर एक वृक्ष पाया जाता है, एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है सुंदरी वृक्ष। इस सुंदरी वृक्ष की वजह से इस जगह का नाम सुंदरवन है। अगर हम बात करें ये दो देशों में है, भारत और बांग्लादेश में, तो भारत में ये कौन से राज्य में सुंदरवन क्षेत्र फैला हुआ है, ये देखिए। भारत में जो पश्चिम बंगाल स्टेट है, पश्चिम बंगाल के दो जिले हैं, एक तो उत्तरी 24 परगना है, दूसरा जिला है दक्षिणी 24 परगना। भारत में ये इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन। बाकी हिस्सा इसका बांग्लादेश में है। यह भी याद रखिए, जो सुंदरवन है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल में भी ये शामिल है। और आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन डेल्टा है, यानी यहां पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और साथ में मेघना नदी तीनों मिलकर के एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे हम कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, वो भी इस सुंदरवन वाले एरिया में ही बनता है। और जीव जंतुओं के ये वन क्षेत्र है, तो जाहिर है कि वन क्षेत्र है, यहां पर जीव जंतु पेड़ पौधों की दृष्टि से ये जो है जैव विविधता की दृष्टि से बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण प्लेस है। तो यहां पर जीव जंतु यानी आप कह सकते हैं पेड़ पौधे, जंगली जानवर और पक्षियां, ये सब पाए जाते हैं इस एरिया में। तो यहां पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है सुंदरवन के पक्षियों के संबंध में ही, इस एरिया में जो पक्षी रहते हैं, और ये किसने की है, ZSI। अब ये क्या है, एक संस्था है जिसका नाम है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण या भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, इसको हम ZSI बोलते हैं, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अंतर्गत कार्य करती है ये संस्था। इसकी स्थापना साल 1916 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। इस जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या इस ZSI ने सुंदरवन में पाए जाने वाले जीव जंतु की जो विविधता है, वहां जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको लेकर या उस पर जो खतरे मंडरा रहे हैं उनको लेकर ये रिपोर्ट प्रकाशित करती है ZSI। तो वैसी ही एक रिपोर्ट आई है ZSI की रिपोर्ट के अनुसार। अब यहां बताना है वर्तमान में सुंदरवन में पक्षियों की कितनी प्रजातियां निवास करती हैं। इस नई रिपोर्ट के अनुसार, ZSI की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्तमान में सुंदरवन में पक्षियों की कुल प्रजातियां हैं 428 पक्षियों की प्रजातियां यहां निवास करती हैं। साथ ही सुंदरवन क्या है, ये सुंदरवन विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन है। और ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, इसका नाम है, किस नाम से जारी की गई है रिपोर्ट, बर्ड्स ऑफ सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। एक सवाल आता है कि रॉयल बंगाल टाइगर कहां पाए जाते हैं। आंसर होगा सुंदरवन में पाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। इनकी खास बात यह है ये पानी में भी तैर सकते हैं इन टाइगर्स की, जो यहां पाए जाते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे अपने। सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह से है। हाल ही में किस तिथि को वर्ष 2021 भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया गया है। अच्छा सवाल है।
दिन याद रखना है कि किस तिथि को वर्ष 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया। तो ये है 28 जनवरी 2021। इसको लॉन्च जब किया गया था 28 जनवरी को, तो उस वक्त केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, और फ्रांस की इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री बारबारा पोम्पली, इन्होंने नई दिल्ली में साल 2021 को भारत फ्रांस का पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत पर्यावरण वर्ष 2021-22, इसका जो लक्ष्य है, इसका मुख्य रूप से 5 विषयों पर इसको केंद्रित किया गया है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण है, जलवायु परिवर्तन है, जैव विविधता संरक्षण है, सतत शहरी विकास और नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता विकास। यानी कह सकते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें इन दोनों देशों की भागीदारी को सहयोग करना है एक तरीके से। तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही आंसर है। सवाल नंबर अगला होगा, 25 दिसंबर 2020 को हरियाणा सरकार ने अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, इन तीनों अवार्ड के जो प्राप्तकर्ता होते हैं, जो प्राप्त व्यक्तियों का मानदेय 5,000 रुपए मासिक वेतन से बढ़ा करके कितना किया है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक प्रश्न आता है कि 25 दिसंबर को कौन सा डे होता है, या सुशासन दिवस किस दिन को होता है? ये होता है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी जयंती होती है सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं हम? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर, या इसी को कहते हैं हम गुड गवर्नेंस डे। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है, जितने भी रेसिपिएंट होते हैं अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद, इन तीनों अवार्ड्स के जो रेसिपिएंट होते हैं उनका मानदेय क्या होता है? पहले 5,000 रुपये पर मंथ मिलते थे, अब इनको बढ़ा करके कितना कर दिया है? 20,000 रुपये मासिक कर दिया है। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। एक और प्रश्न बन सकता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं, या खेलो इंडिया 2021 का आयोजन या मेजबानी आपके कौन सा राज्य करने वाला है? ये हरियाणा राज्य करेगा इसको। तो ये सवाल थे इससे संबंधित। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, 25 दिसंबर 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कई योजनाओं की घोषणा की गई। विकल्प में इस दिन घोषित योजनाओं में से कौन सी शामिल नहीं है? 25 दिसंबर को अभी पहला सवाल हमने देखा है, सुशासन डे पर ये घोषणाएं की गई थी, और साथ ही यहाँ पर कुछ योजनाएं भी लॉन्च की गई हैं, स्कीम्स हरियाणा में। कौन सी हरियाणा की स्कीम है, इनमें से कौन सी नहीं है, ये बताना है। अगर बात करेंगे सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी की योजना, ये भी शामिल है इसमें। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, हरियाणा जमा धन प्रतिभूति योजना, ये तीनों योजनाएं शामिल हैं। लेकिन अगर बात करें म्हारा गांव जगमग गांव योजना, इसमें जो है म्हारा गांव जगमग गांव योजना, ये वाली योजना शामिल नहीं है। अब आप कहेंगे है तो देखो, ये वाली जो है ये योजना भी हरियाणा सरकार की ही है। म्हारा गांव जगमग योजना हरियाणा सरकार की ही है। ये योजना आई थी साल 2015 में, कुरुक्षेत्र जिले से शुरू की गई थी, और इस योजना में जो गांव में बिजली की पुरानी तारें जितनी भी थी, उन पुरानी तारों की जगह नई एरियल बंच केबल लगाई गई थी इसमें, और जितने भी खराब मीटर थे वो इस योजना के तहत चेंज कर दिए गए थे, बदल दिए गए थे। तो इसके साथ एक चीज और याद रखेंगे, एक प्रश्न, वर्ष 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये हरियाणा स्टेट ने ये अनाउंस किया है, या आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की थी कि वर्ष 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। सिंपल, ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। और ये तीनों हरियाणा जमा धन प्रतिभूति योजना, मुख्यमंत्री बागवानी योजना, सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी की योजना, तीनों योजनाएं लॉन्च की गई थी इस सुशासन दिवस के दिन। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है, दिसंबर 2020 में पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम पीसीएमसी पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम द्वारा भारत के पहले सोशल इंपैक्ट बॉन्ड के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा यूएनडीपी इंडिया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया, और जो पिंपरी या पीसीएमसी है इसके द्वारा भारत के पहले सोशल इंपैक्ट बॉन्ड पर साइन किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुजरात के किस शहर में प्रवासी श्रमिक प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया? इसका आंसर होगा सूरत। तो ये सूरत नगर निगम के द्वारा उड़ीसा और जो देश के अन्य राज्यों से आए प्रवासी मजदूर हैं उनकी सहायता के लिए ये प्रकोष्ठ बनाया गया है। सवाल नंबर अगला है, जनवरी 2021 में माल ढुलाई उपभोक्ताओं की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में माल ढुलाई उपभोक्ता पोर्ट
तो ये है वन स्टॉप सॉलिडॉन के रूप में माल ढुलाई उपभोक्ता पोर्ट फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये एक्चुअली सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पर, किसने किया गया है? ये पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट वन, चलिए अगर भारतीय रेलवे की हम बात करें तो अगर आपसे पूछता है कि भारत में कितने रेलवे जोन्स हैं, तब आप आंसर करेंगे 18। लेटेस्ट में अगर प्रश्न बना तो भारत में कुल रेलवे जोन्स में से जो 18 हैं उसमें 17th और 18th पर प्रश्न बन सकता है। तो भारत में जो 17th जो रेलवे जोन है वो है कोलकाता मेट्रो रेल, ये कोलकाता में है, और 18th है दक्षिण तटीय रेलवे, ये विशाखापट्टनम में है। तो ये 18वां भारतीय रेलवे जोन कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे। सवाल नंबर अगला देखिए, भारत में बर्ड फ्लू की नई लहर के कारण मध्य प्रदेश में इस रोग के किस विषाणु के कारण बहुत सारे कौवे मर गए थे? वैसे अभी जो बर्ड फ्लू का आगमन हुआ है भारत में, अभी देखा होगा आपने कुछ महीने पहले ही हुआ है, दोबारा से हुआ है ये जनवरी में। तो भारत में जो बर्ड फ्लू के कारण अलग अलग राज्यों में जो है कई सारे अनेक पक्षियों की जो है मृत्यु हुई है। तो यहाँ भारत में जो बर्ड फ्लू है वो हिमाचल प्रदेश में इसमें जंगली गीज है एक, और केरल में बत्तख है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कौवों की मौत का कारण बना है ये बर्ड फ्लू। तो ये भी याद रखिएगा, अभी तक जो है दोबारा से जो ये जनवरी में आया है बर्ड फ्लू, इसमें अभी तक भारत में 5 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले आए थे। एक तो राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हिमाचल, केरल और हरियाणा, ये हैं। अब इसमें नाम है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि वर्तमान में जो बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू वायरस का जो वर्तमान में है H5N8 स्ट्रेन, इसको याद रखेंगे। H5N8 स्ट्रेन के कारण मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में कौवे मरे हैं, और हिमाचल प्रदेश के पोंगडैंग अभ्यारण्य में आए प्रवासी पक्षी, जो बाहर के पक्षी आते हैं हमारे यहां, उनकी मौत हुई है H5N8 की वजह से। सवाल नंबर अगला देखेंगे, जनवरी 2021 में दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को नई स्कूल बैग नीति लागू करने के निर्देश दिए हैं, इस पर विचार करना है आपको। पहला सवाल तो यही पूछ लेगा कि कौन ये स्कूल बैग नीति है, किस राज्य की है? ये दिल्ली सरकार की है, दिल्ली की है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है। तो जो स्कूल बैग नीति है, एक्चुअली ये नई स्कूल बैग नीति छात्रों के स्कूल बैग के बोझ को कम करने पर आधारित है, पहला स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है। आपने देखा स्कूल में जो बच्चे अभी अपना स्कूल बैग लेके जाते हैं उसमें बहुत सारी किताबें होती हैं, और उन किताबों का वजन आपने देखा होगा तो वो कम से कम 10 किलो तक तो आराम से पहुंच जाता है। और इसी को लेकर के नई स्कूल बैग नीति के अकॉर्डिंग इसमें क्या किया गया है, जो नई गाइडलाइंस आई हैं इसमें दिल्ली के लिए है ये। तो इसके अनुसार जो स्कूल बैग का मतलब स्कूल बैग का जो वजन होना चाहिए वो 3.5 किलो से 5 किलो के बीच में होना चाहिए। और ये स्कूल बैग नीति किसके अकॉर्डिंग चल रही है? ये नेशनल, नई वाली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग है ये। जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या बताया गया है, 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए स्कूल बैग का वजन जो है, जो छात्र होते हैं उनके शरीर के कुल वजन का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। यानी कोई मान लीजिए जो भी छात्र होंगे कक्षा 1 से 10 तक के, उसमें किसी भी छात्र का वजन ले लीजिए, उसका जो छात्र होगा, जो कोई भी पर्टिकुलर छात्र हो सकता है, इंडिविजुअल है ना, तो उस छात्र का जितना वेट होगा उसका 10% वजन जो है मतलब उसका 10% वेट ही होना चाहिए उसके बैग का। तो नई स्कूल बैग नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रावधानों के अनुरूप है, गलत है। ये गलत हो गया क्योंकि अभी बताया है कि नई स्कूल बैग नीति जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 के अकॉर्डिंग है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार छात्रों के बैग का वजन छात्रों के कुल भार का कितना 10% होना चाहिए, ना कि 15। तो ये भी गलत हो जाता है। 3 स्टेटमेंट आपको पता लग गए, सही वाले भी आपको मालूम होनी चाहिए जो भी मैंने बताए हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए कोई भी टेक्स्ट बुक अनिवार्य नहीं है। अगर हम देखें नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 1-2 के लिए कोई भी टेक्स्ट बुक अनिवार्य नहीं, इसकी हम बात करें तो इसमें जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी प्री प्राइमरी क्लास के लिए कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं चाहिए, लेकिन क्लास 1 और 2 के लिए एक सिंगल नोटबुक चाहिएगी। तो ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसका एक ही सही है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सवाल नंबर अगला है, जनवरी 2021 में किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि साख एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये कौन सा है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इसने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और ये एप्लीकेशन पर क्या है, फसलों की खेती, फसलों की पैदावार, बुआई, कटाई वैज्ञानिक तरीके से कैसे की जाए, ये सब जानकारी इसमें एप्लीकेशन में उपलब्ध रहेगी।
आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग यानी आंध्र प्रदेश का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने ग्राम पंचायत चुनाव संबंधी शिकायतों को प्राप्त करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो ये है ई वॉच। इस एप्लीकेशन का नाम है ई वॉच। और राज्य निर्वाचन आयुक्त जो आंध्र प्रदेश के वो कौन है? निमगड्डा रमेश कुमार हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 2 फरवरी 2021 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया है? इस सवाल पहले रखना चाहिए था स्टार्टिंग में, इसको मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक है, तो इसमें 2 फरवरी 2021 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, जिसको हम OUP से लिखते हैं, इसने आत्मनिर्भरता शब्द को 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया है। अगर आपसे पूछे 2019 में कौन सा शब्द था, ये 2000 हमने 20 के शब्द की बात की, 2019 में जो शब्द था वो शब्द था संविधान। यहां शब्द लिख देते हैं ब्रैकेट में ताकि याद रहे। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ये, प्रीवियस ईयर। सवाल नंबर अगला भी मार्क कर लीजिए, 31 जनवरी से 2 फरवरी 2021 तक किस राज्य में गिधवा परसदा पक्षी विहार महोत्सव का आयोजन किया गया? मार्क करेंगे। जितने भी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस हम करवाते हैं आपको, इंपॉर्टेंट है सारे। ये देखिए, अगर हम बात करें किसकी, गिधवा परसदा पक्षी विहार महोत्सव, ये कोई जगह जरूर होगी। गिधवा परसदा एक ये जगह है। ये कहां पर है ये जगह? एक्चुअली ये छत्तीसगढ़ में है। ये छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में है गिधवा प्रसाद नाम की जगह। यहां पर पक्षियां काफी मात्रा में पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, डाइवर्सिटी पक्षियों की। इसमें 134 प्रजातियां हैं पक्षियों की। और यहां भी याद रखेंगे, जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में पहली बार पक्षी महोत्सव है, इसका आयोजन किया गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। यानी गिधवा परसदा पक्षी विहार महोत्सव छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। और इसके संबंध में एक किताब और है, इस किताब का नाम है बर्ड्स। नाम की किताब का विमोचन भी किया गया इसी दिन, इसी अवसर पर। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। अब सवाल नंबर अगला रहेगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को IUCN की किस श्रेणी में रखा गया है? IUCN के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके में। इसके IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है। ये स्थापना की गई थी साल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। कई बार पूछे हुए हैं ये प्रश्न फुल फॉर्म के साथ, फुल फॉर्म अलग से पूछी हुई किसी क्वेश्चन में, किसी पेपर में, वर्ष भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की IUCN क्या करता है? IUCN एक रिपोर्ट जारी करता है, एक सूची जारी करता है, जिसे हम कहते हैं रेड लिस्ट या लाल सूची। और इस सूची में वो क्या करता है, जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं और जो जानवर हैं, उनकी प्रजातियों का एक तरीके से पूरे विश्व स्तर पर आकलन करके उनके संरक्षण की स्थिति को शो करता है इसमें ये। यानी पूरे विश्व में जो अलग अलग देश हैं जहां पर पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जीव जंतुओं की, जानवरों की, पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, वो वहां पर कितने सुरक्षित हैं, कब तक सुरक्षित है, कब तक विलुप्त हो जाएंगे, और कौन सा जानवर, कौन सा पौधा, कौन सा पक्षी कब कहां से विलुप्त हो गया, इस धरती से ही उठ गया, अब है ही नहीं, कौन सा बिल्कुल अभी खतरे में है, कुछ दिन बाद ही खत्म हो जाएंगी ये सारे पक्षी, जानवर, ये सब आकलन इस रेड लिस्ट में जारी करते थे। इसी लिस्ट में एक जो कैटेगरी है, वो ये कैटेगरी आपके सामने है। तो ऐसे ही अलग अलग देशों में या अलग अलग स्थानों पर इन पक्षियों पर, जानवरों पर, पेड़ों पर इनके खतरे को देखते हुए कितने सुरक्षित हैं या नहीं हैं, वो उस तरह से अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई हैं इस लिस्ट में। इस लिस्ट में कौन कौन से नाम है? एक तो एक्सटिंक्ट है, यानी एक विलुप्त है, ऐसा कोई भी जानवर, जीव जंतु, पौधा जो अब बिल्कुल इस दुनिया में नहीं है, एक वो रेड लिस्ट में, एक लिस्ट में शामिल है, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट, या उसको हम EX से शो करते हैं। इसका मतलब होता है एक्सटिंक्ट, या इसी को बोलते हैं हम विलुप्त। एक होता है वन विलुप्त, इसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, इसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, या इसी को कहते हैं हम वन विलुप्त। यानी ऐसी जातियां जो वनों से खत्म हो चुकी हैं, लेकिन इसके बचे हुए सदस्य अभी चिड़ियाघरों में हमने संरक्षित कर रखे हैं। ये इसमें क्या होंगे? इसमें वो जानवर आएंगे या वो जीव जंतु आएंगे जो अब इस दुनिया में बचे ही नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। इसमें वो आएंगे जीव जंतु जो जंगलों से तो खत्म हो गए हैं, लेकिन उनके संरक्षण के लिए हमने उनको ला करके चिड़ियाघरों में डाल दिया है। ठीक है, यानी कृत्रिम रूप से उनको संरक्षण हम दे रहे हैं। ऐसे ही अगली आती है घोर संकटग्रस्त, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये भी सूची का ही एक कैटेगरी है।
इसमें ऐसी जातियां पेड़ पौधों की, जानवरों की जो जंगलों से विलुप्त होने पर ज्यादा खतरा है, जंगलों से विलुप्त होने का जिन पर ज्यादा खतरा है वो सीआर में आएंगी, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आती हैं। अगली है संकटग्रस्त, जिसको हम बोलते हैं सिंपली इंडेंजर्ड। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, आगे उसमें पढ़ा चुके हैं पहले ही इनको हम अपने पर्यावरण वाले कोर्स में, ठीक है। तो जाति कुछ जानवरों की जिनको जंगलों में विलुप्त होने का खतरा है, उसके बाद में थोड़ी सी कम आ जाती है ना, जैसे असुरक्षित है, एक वल्नरेबल है जिसको हम वीयू से शो करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में एंटी है, नियर थ्रेटेंड है, यानी संकट निकट बोलते हैं इसको, और होती है लीस्ट कंसर्न या संकट मुक्त। कुछ होती हैं उसमें डेटा डेफिशिएंट, डीडी इसको बोलते हैं हम, और कुछ होती हैं नॉट इवैल्यूएटेड, ठीक है। इस तरह की कैटेगरी है, इनमें अलग अलग जानवरों की लिस्ट रहती है। अभी हम बात करेंगे किसकी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रखा गया है संकटग्रस्त में, यानी इंडेंजर्ड इसको बोलते हैं हम, ठीक है। इंडेंजर्ड इसको बोलते हैं, ये याद रखिएगा, संकटग्रस्त है ये। चलिए हम बात कर रहे थे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। एक्चुअली इसका नाम जो हिंदी में है, इसको सोन चिड़िया कहते हैं, और विश्व में अगर देखें सबसे अधिक वजन के उड़ने वाले पक्षियों में से एक मानी जाती है। लगभग ये जो है पाई जाती है भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी भारत में और उसके आसपास वाले देशों में। एक्चुअली इसको आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त में। सीआर में आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, ना कि संकटग्रस्त में। तुम्हारे देश में राजस्थान वाले एरिया में ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये चिड़िया मिलती है। सवाल नंबर अगला देखेंगे। 1 से 3 फरवरी 2021 के मध्य आसियान इंडिया हैथकॉन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। कौन से मंत्रालय के द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। सवाल नंबर अगला है 31 जनवरी से 4 फरवरी 2021 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? स्मृति जुबीन ईरानी ने किया इसका उद्घाटन। ये भारत में जितने मेले होते हैं उन सब में सबसे बड़ा मेला माना जाता है। वो भी किस चीज का? रेशम का सबसे बड़ा मेला कहिएगा इसको, ठीक है, ये ठीक रहेगा। ये मेला भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला माना जाता है। और इसमें जो है, जो अभी स्मृति जुबीन ईरानी है, इनको कौन सा पद मिला हुआ है? ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री हैं ये। नेक्स्ट वन देखें। अब विश्व में पूछेगा, विश्व में सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक कंट्री कौन सा है? याद रखेंगे, भारत विश्व में सबसे बड़ा रेशम उत्पादक कंट्री है। सवाल नंबर नेक्स्ट। 7 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए कितने अंकों का यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की है? तो ये भी याद रखेंगे आप। तो ये है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के जितने प्रकार के लैंड होल्डिंग हैं उनको चिन्हित करने के लिए 16 अंकों का 16 डिजिट का यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका मेन मोटो क्या है? जो भूमि विवाद होते हैं उन मामलों की जांच करना, और जो विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्री होती हैं उनको खत्म करना, और जो धोखेबाज लोग होते हैं, जालसाज में फंसाते हैं भूमि को लेकर के, उन मामलों से बचाने के लिए इस कोड को तैयार किया जा रहा है। अब इस 16 अंकों की यूनिकोड वाली संख्या में क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे ये डिजिट? चलिए, तो ये जो 16 डिजिट्स होंगे, 16 डिजिट का जो यूनिकोड होगा, इनमें अलग अलग डिवीजन किया गया है कि जो शुरुआत के 6 डिजिट होंगे, इसमें शुरुआत के ये 16 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो शुरुआत के जो 6 डिजिट होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे उस भूमि की संख्या को। अगले 4 होंगे वो भूमि की विशिष्ट पहचान को बताएंगे। अगले 4 बताएंगे भूमि के विभाजन को, और अगले 2 बताएंगे किस कैटेगरी की है ये जमीन, यानी कृषि से संबंधित है, या आवासीय है, या वाणिज्य भूमि है। तो इस तरह से डिवीजन रहेगा। नेक्स्ट एक सवाल नंबर अगला देखिए। भारत सरकार द्वारा वर्चुअल माध्यम से भारत खिलौना मेला 2021 कब से कब तक आयोजित किया गया था? इंडियन टॉय फेयर कब से कब तक आयोजित किया गया? 27 फरवरी से 2 मार्च 27 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित किया गया। सवाल नंबर अगला है 12 फरवरी 2021 को किसने भारत के पहले डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया है? तो ये है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, राजमार्ग मंत्री, जिनका नाम है नितिन गडकरी। इन्होंने जो है भारत का पहला डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में किस राज्य में जेल पर्यटन की शुरुआत की गई? अच्छा क्वेश्चन है। ये जेल पर्यटन की शुरुआत की गई थी महाराष्ट्र से, ठीक है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन की शुरुआत की। अब इसमें जो पुणे में एक स्थित है यरवदा जेल है,
इसकी शुरुआत यहीं से की गई है। यरवदा जेल 150 वर्ष पुरानी जेल है भारत की। तो इस पहल का उद्देश्य जो आम लोग होते हैं, आम लोगों को ऐतिहासिक जेलें जो होती हैं इनको एक तरीके से देखने के लिए सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट देखिए, 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में उद्यम सारथी ऐप लॉन्च की गई? अच्छा क्वेश्चन है और ये यूपी का करंट अफेयर्स भी बन गया। तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य में जो है उद्यम, इसमें जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया। तो 24 जनवरी क्या है? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। इस एप्लीकेशन का मोटो क्या है? इस एप्लीकेशन में जो युवा हैं उनको राज्य में स्वरोजगार और नौकरी से जुड़े हुए जितने उद्योग हैं उनकी जानकारी इस एप्लीकेशन पर मिल सकेगी। जो एप्लीकेशन है एक जिला एक उत्पाद के तहत लॉन्च की गई है ये। और यहाँ पर देखिए जो उत्तर प्रदेश दिवस है साल 2021 का, जो उत्तर प्रदेश दिवस है, इसका मुख्य विषय, मेन थीम क्या रहा? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सम्मान, महिला युवा किसानों का विकास। ये थीम था, यानी इंग्लिश में कह सकते हैं रेस्पेक्ट फॉर सेल्फ रिलिएंट उत्तर प्रदेश विमेन, यंग फार्मर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल। तो ये याद रख सकते हैं आप लोग। सवाल नंबर अगला है, 30 जनवरी 2021 को संपन्न हुए ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत में कितने पदक प्राप्त करके पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो इसमें भारत जो है सबसे ऊपर था। इस भारत ने इसमें 11 पदक जीते हैं, जिसमें शामिल थे, इनमें 4 तो गोल्ड थे, 4 गोल्ड रहे, 2 सिल्वर यानी रजत और 5 कांस्य यानी ब्रोंज। ये गोल्ड थे, 4 और 2 6 और 5 ये 11 हो गए। सवाल नंबर अगला है, 22 जनवरी 2021 को रेलवे के किस जोन ने भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी परिचालित कर एक नया कीर्तिमान बनाया है? हमने बताया था भारत में कुल रेलवे के 18 जोन हैं और इन्हीं जोन में से इसने इतिहास बनाया है। उस जोन का नाम क्या है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बनाया है ये। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। और इस मालगाड़ी का जो नाम है वो वासुकी रखा गया है। ये भी याद रखिएगा, अगर पूछे वासुकी क्या है तो एक ट्रेन है, एक मालगाड़ी है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, सैल्यूट टू कैरियर गिवर्स। सैल्यूट टू कैरियर गिवर्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये एक, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको पता है कि जो विश्व कैंसर दिवस है वो 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया है और इस दिन ही जो है, इस अवसर पर जो भारती, इसका नाम है भारतीय एक्सा, भारतीय नहीं है यहाँ पर एक्चुअली, ये भारतीय, जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है, इस अवसर पर जो है इस इंश्योरेंस कंपनी ने सैल्यूट टू कैरियर गिवर्स नाम का एक अभियान शुरू किया। और इसकी खास बात यह है, किसके लिए यह अभियान? ये कैंसर पीड़ितों के लिए एक अभियान है। कैंसर पीड़ितों के लिए एक अभियान है। नेक्स्ट देखेंगे, वित्तीय अनियमितताओं से निपटने हेतु उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लेने वाली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये थे रविशंकर प्रसाद। चलिए, तो इस करंट अफेयर्स के इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे अलग से किताबों पर बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेज पर बेस्ड। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट के लिए तैयार रहिए अभी पर्यावरण के लिए और पॉलिटी के लिए। थैंक यू सो मच।